चैप्टर है 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये क्लास 12 के पार्ट 2 का 14 नंबर चैप्टर है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या, और इस चैप्टर के पढ़ने का या फिर सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए हम लोगों को क्यों ज़रूरत हुई ये सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे बहुत पहले ज़माने में जब सबसे पहले कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, तो उस वक्त जो कंप्यूटर था वो एक रूम के अंदर, उसका जो एक सीपीयू था वो एक कमरे के अंदर बनाया गया था। तो उस ज़माने में जब कंप्यूटर सबसे पहले इन्वेंट हुआ, तो वहाँ पर आप देखें कि जो कंप्यूटर है वो एक कमरे के अंदर पूरा फिट है। तो एक रूम में जब एक कंप्यूटर आएगा तो उसको आप कहीं पर भी कैरी नहीं कर सकते, और फिर हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए कमरे जितनी स्पेस चाहिए। लेकिन अभी जो ज़माना है, हम लोग क्या करते हैं कि अभी के ज़माने में उस कंप्यूटर को अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। उस कंप्यूटर का नाम क्या है? तो मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर। तो ये जो मोबाइल फ़ोन या ये जो कैलकुलेटर है, ये कितना कॉम्पैक्ट हो गया, एकदम छोटा हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस बड़े डायमेंशन से लेकर इस माइनर डायमेंशन तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सफ़र इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ये बताएगा कि इस सफ़र में क्या क्या हुआ, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुई, सर्किट में क्या क्या तब्दीलियां हुई, जिसकी वजह से वो उतना बड़ा कंप्यूटर एक मोबाइल फ़ोन या एक छोटे से हाथ में हम लोग कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये जो चैप्टर है ये आपका मॉडर्न फिजिक्स में आता है। और मॉडर्न फिजिक्स में क्यों आता है, यही रीज़न है। ठीक है, अपने चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो सामान पहले एक बड़ा हुआ करता था, अब उसे हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे आपके घर में अगर पहले फ्रिज हुआ करता था, तो फ्रिज अभी भी है और पहले भी था। डिफरेंस क्या है? पहले आप फ्रिज के लिए एक प्रॉपर स्टेबलाइजर यूज करते थे, अब फ्रिज के लिए आपको स्टेबलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर इनबिल्ड है और ऑटो कट वोल्टेज। मतलब पहले ये होता था कि अगर वोल्टेज हाई है तो आपको जाकर उसमें जो चैनल होता है, रेगुलेटर होता है, उसको आप घुमाते थे, तब जाकर वोल्टेज नॉर्मल होता था और फिर सारे काम होते थे। लेकिन अब क्या है? अब ये है कि इनबिल्ड है, मतलब कि उस फ्रिज के अंदर ही ये स्टेबलाइजर लगा हुआ है, और ऑटो कट है, मतलब वोल्टेज अगर हाई हो गया तो वो खुद ब खुद डाउन हो जाएगा, उसका कनेक्शन कट जाएगा। फिर उसके बाद अगर लो होगा तो फिर से वो ऑन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसी मॉडर्न फिजिक्स की वजह से है, इसी सेमीकंडक्टर की वजह से। तो सेमीकंडक्टर है क्या? तो मेटल 3 तरह का होगा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पर। कंडक्टिविटी करने का मतलब कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराए उसे कंडक्टर बोलते हैं, उसके पास कंडक्टिविटी है। और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कराए उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे, या ये कहेंगे फिजिक्स के टर्म में कि उसके पास रेजिस्टिविटी है, उसके पास कंडक्टिविटी नहीं है। उस बेसिस पर 3 मेटल होगा, 3 मटेरियल होगा। एक होगा कंडक्टर जिसके पास कंडक्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी लो है। दूसरा होगा इंसुलेटर जिसके पास कंडक्टिविटी लो है और रेजिस्टिविटी हाई। और तीसरी चीज है जो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर, ये मिड में आता है, दोनों के, कंडक्टर और इंसुलेटर के दोनों के मिड में आता है। ठीक है, मिड कहने का मतलब कि इसका कंडक्टिविटी लाई करेगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, और इसकी रेजिस्टिविटी लाई होगी आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो ये दोनों ही जगह पर काम करता है। तो इससे ये बेनिफिट है कि इससे हम लोग कंडक्टर का भी काम ले लेते हैं और इंसुलेटर का भी काम ले लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग डिवाइस जैसे कि एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, और लॉजिक गेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डिवाइस है जिसका अलग अलग यूज़ है आज के मॉडर्न ज़माने में, इस वजह से इस सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अपने लेक्चर शुरू करेंगे एनर्जी बैंड से। ये एनर्जी बैंड का कंसेप्ट क्या है देखिए।
यहां पर एनर्जी बैंड का कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर जो हम यहां पर यूज करेंगे वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर है जो हम जिसको डीप स्टडी करना है और इसी से आगे सारा हमारा लेक्चर जुड़ा हुआ है। तो सिलिकॉन क्या है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 14 है और इसका एटॉमिक नंबर 32। ठीक है, ये दोनों का एटॉमिक नंबर हम लोगों ने लिख लिया। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के एनर्जी बैंड को, मतलब अब हम लोग जो समझेंगे वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए और समझ में भी आएगा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड, इसमें क्या है देखिए, यहां पर अगर हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले तो सबसे पहले हम एक एटम तैयार करते हैं। एटम तैयार करेंगे तो सिलिकॉन का जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और यहां पर के सेल में Kl, ठीक है, 3 सेल है। ठीक है, ये हो गया Kl और ये हो गया M, 3 सेल है। अब इस वाले सेल में देखिए, पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन गया, बच गया कितना? 4। तो यहां पर अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और सारा खेल इस 4 इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है, अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ले लिया। ये जो M सेल है ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को देखिए तो ये चारों इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। ठीक है, इस चारों इलेक्ट्रॉन के पास, अभी हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं उसमें हम एक सिंगल एटम को लिए हुए हैं, सिंगल एटम, और इस सिंगल एटम पर देखें तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है और इस चारों के पास एनर्जी है। चारों के पास क्या है? एनर्जी। कैसे मालूम कि चारों के पास एनर्जी है? तो चारों के पास एनर्जी इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रोटॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इस पर लग रहा है, लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बावजूद ये इस जगह स्टेबल है। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेन है, इस पेन पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसके बावजूद ये इसको हम यहां होल्ड किए हुए, तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। कितना है? तो जितनी भी हाइट होगी mgh जितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों इसके पास है? क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट हम इसको होल्ड किए हुए हैं। उसी तरह यहां प्रोटॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके बावजूद हम इसको होल्ड किए हुए हैं। तो जब हम इसके बावजूद इसको होल्ड किए हुए तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस चारों इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाएगा तो इसके पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यहां पर ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी, और दोनों बैलेंस है। दोनों बैलेंस कहने का मतलब यह है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए तो ये घूमते घूमते इस न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये घूमते घूमते क्या होगा? ये इसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये गोल गोल घूमते घूमते इस ऑर्बिट को छोड़ करके सीधा निकल जाएगा। ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी। तो यहां पर
ये तो हम लोग समझ लिए एटम के बेसिस पर। इसी को अगर हम अर्थ के सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ये सन है और यहां पर अर्थ है, तो अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ को सन खींच रहा होगा, तो अर्थ को जब सन खींच रहा है तो इसके पास भी लेकिन ये जा नहीं रहा है, एक डिस्टेंस पर मेंटेन है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और हमें मालूम है कि अर्थ रोटेट भी करता है, इस वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये सोलर सिस्टम सेम सिनेरियो है, यहां सोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग ये एटम को यूज कर रहे हैं। तो बात यहां ये है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी, ठीक है, और हर इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम भी है। हम लोग पढ़े थे चैप्टर 5 में, ठीक है, बोर्स मॉडल में L बराबर कितना फॉर्मूला मिला था, NH/2π। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी। ये सिंगल एटम की बात, और हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसी है, एक जैसी। अगर मान लेते हैं कि आप बोलिएगा कि नहीं एक जैसी एनर्जी नहीं है, तो फिर होगा ये कि सबके पास जब डिफरेंट एनर्जी होगी तो सब एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, इसके पास वेलोसिटी कम है, ये जल्दी अप्रोच करेगा और इसको हिट कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, सब इलेक्ट्रॉन के पास एक जैसी एनर्जी है, ठीक है। अब जब हम इसका क्रिस्टल तैयार करेंगे, तो क्रिस्टल जब तैयार करेंगे तब क्या होगा, देखिए। ठीक है, क्रिस्टल तैयार करने में क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो थोड़ा समझिए, ठीक है। अब जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये चारों इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कहता है कि आप अपना चक्कर लगाते लगाते एक चक्कर इसका भी लगा लीजिए। तो ये चक्कर लगाते लगाते एक चक्कर इसका भी लगाता है, फिर ये कहता है कि आप एक चक्कर इसका भी लगाइए, तो ये एक चक्कर इसका भी लगाता है, फिर कहेगा एक चक्कर इसका भी लगाइए, तो इसका भी लगाता है, और फिर एक चक्कर कहेगा इसका भी लगाइए। तो ये बारी बारी से अपने चारों इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर देता है नियर बाई 4 एटम के साथ। तो अब देखिए, जब ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां पर क्या है, सिंगल एटम, सब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसी है, सेम। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में आएगा तब ये सेम वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस पर ये इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगा रहा है, ये प्रोटॉन भी फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही क्रिस्टल वाले फॉर्मेट में आते हैं, तो यहां पर जो हर इलेक्ट्रॉन है सब पर मल्टीपल फोर्स लगने की वजह से क्या होता है कि इसके पास जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं। अब ये यहां है तो इस पर कुछ एनर्जी है, ये यहां है तो इसके पास कुछ एनर्जी है, यही जब यहां पहुंचेगा तो कुछ एनर्जी होगी। तो सबका पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज होने की वजह से एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जब सिंगल एटम है तो सबके पास सेम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सबके पास सेम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जैसे ही हम उसको क्रिस्टल में ले जाते हैं, अब क्रिस्टल में ले गए तो क्या होता है, एनर्जी सबकी अलग अलग, और इसी शेयरिंग में जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग से, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, समझ गए कि हर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये अपने साथ साथ दूसरे को भी कह रहा है कि दूसरे एटम का भी जाइए और चक्कर लगाइए। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा शेयरिंग की वजह से, और हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी अलग अलग, ठीक है। अब देखिए, हर इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी अलग अलग है तो यहां पर बात यह है कि अगर हम एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 4, तो 1 एटम से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कितना, 4। तो अगर हम n एटम से इलेक्ट्रॉन निकालें तो n एटम से इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 4n। n एटम से इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 4n।
अब ये 4n, मान लीजिए कि इसमें n एटम है और हर n एटम के पास आउटर मोस्ट में कितना है 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 4। और सबके पास एनर्जी कैसी है अलग अलग, सबके पास एनर्जी कैसी है अलग अलग। अब इसके एनर्जी को हम सोचे कि थोड़ा ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है। इसके एनर्जी को हम किस पर दिखा रहे हैं, ग्राफ पर, ठीक है। देखिए ये इसको लिख देते हैं एनर्जी लेवल। अब यहां पर क्या है कि हम इसको एनर्जी लेवल से दिखाना चाह रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसी है अलग अलग। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने है हमारे पास 4n, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 4n। अब जब 4n है तो हर के पास एनर्जी कैसी होगी अलग अलग, क्योंकि यहां पर मल्टीपल फोर्स काम कर रहा है सब इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि मल्टीपल यहां पर एटम है सिलिकॉन का। अब मान लीजिए कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को देखे तो एनर्जी को देखे तो वो हमें मिला कितना, वो हमें मिली कितनी 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर टोटल लेवल कितना होगा, एनर्जी लेवल होगा कितना, तो नंबर ऑफ एटम कितना है 4n, ठीक है। तो 4n है तो इसको हम बांट देते हैं 1 2 3 4, ये 4n तक हम बांट दिए इसको। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब की एनर्जी इसी लेवल के अंदर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4n, ठीक है। अब सबका देखें तो कुछ का 1 मिला, कुछ का इतना मिला, कुछ का इतना मिला, कुछ का इतना मिला। तो यहां पर हम सबके एनर्जी को ड्रॉ करते गए, सबके एनर्जी को क्या करते गए, ड्रॉ करते गए, ठीक है। सबके एनर्जी को ड्रॉ करते गए तो यहां पर हम, ठीक है, देखिए सबके एनर्जी को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें एक पट्टी मिल रही है और इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बात कर लो पूरा, एकदम मना किए हैं फिर भी बात कर रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबके एनर्जी को ड्रॉ किए तो क्या मिला हमको, एक पट्टी तैयार हुई, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को ड्रॉ किए, क्योंकि हर के पास, कुछ के पास कम भी हो सकता है, कुछ के पास ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इसके पोजीशन चेंज हो रहे हैं। तो सबके एनर्जी को ड्रॉ किए तो एक पट्टी मिली, ये पट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंड, ठीक है। ये जो पट्टी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड। तो ये बैंड मिला। अब ये देखिए ये जो बैंड है, ये बैंड में एनर्जी लेवल है किस इलेक्ट्रॉन का, उस इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंसी तैयार कर रहा है। यहां पर एक ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के साथ मिल रहा है, एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाकर क्या क्या कंप्लीट कर रहा है, वैलेंसी तैयार कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए इस बैंड का नाम हम लोग क्या रख देंगे, वैलेंस बैंड, ठीक है। इस बैंड का नाम क्या रख दिए, वैलेंस बैंड। कैसे वैलेंस बैंड नाम पड़ा, क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब बस इससे ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वैलेंसी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शेयर कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हम, वैलेंस बैंड। अब देखिए एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 4n, लेकिन 4 इसके पास अपना है। जब ये 4, एक ऐसा भी केस आएगा कि ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना रख सकता है, तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम ऑर्बिट में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हम कैरी कर सकते हैं 8। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट, क्योंकि हर एटम स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाह रहा है, ऑक्टेंट पूरा करना चाह रहा है। तो ऑक्टेंट पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, ऑक्टेंट पूरा करना चाहता है ताकि स्टेबल हो। इसी वजह से हर ऑर्बिट में, मतलब सिर्फ k को छोड़कर, क्योंकि k में 2 होगा, उसके बाद जितने भी ऑर्बिट होंगे वो सब में वो 8 को रखने की टेंडेंसी रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो मैक्सिमम, ये तो था 4n इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मैक्सिमम कितना होगा, तो 8n। मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, एनर्जी लेवल 8n, ठीक है। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि हर इस ऑर्बिट में ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, 8 को। इस वजह से मैक्सिमम एनर्जी लेवल कितना हो गया, 8n। अब यहां पर देखिए
ये जो क्रिस्टल था इसको हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को वापस यहां से ये ले लिए, ठीक है, और ठीक है, ये क्रिस्टल लिए और इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। जैसे ही हम बैटरी से जोड़ेंगे तो ये अब तक क्या काम कर रहा था, अब तक ये चक्कर लगाने वाला काम कर रहा था, मतलब वैलेंसी तैयार कर रहा था। अब जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, ठीक है, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ। अब इस वाले केस में ये क्या तैयार कर रहा था, वैलेंसी, इसलिए इसके एनर्जी से जो बैंड, एनर्जी लेवल से जो बैंड बना उसको क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड। अब हम क्या किए, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए और इसके दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिए, ई वेक्टर। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी तक उतनी ही एनर्जी थी कि ये बस अपने मतलब अपने एटम का और दूसरे एटम का चक्कर लगाए, उससे उतनी ही एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इसके पास एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या हो रहा है, हम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स दिए, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एनर्जी बढ़ते बढ़ते जब एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो यहां मैंने आपको स्टार्टिंग में एक केस बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि एटम ऐसे चक्कर लगाते लगाते यहां से भाग जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी मिल रही, किससे, इस एक्सटर्नल से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, यहां निकल जाता है। अब इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये चक्कर लगाने वाला काम नहीं करेगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ये अब फ्री हो गया। और फ्री जैसे ही होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, या मान लीजिए इधर से ये फ्री हो गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस वजह से फ्री हो जाते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी ज्यादा है, किससे, उस वैलेंसी वाले से, क्योंकि वैलेंसी वाले में इतनी ही एनर्जी थी कि वो चक्कर लगा सके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देने से उसके पास एनर्जी बढ़ गई तो वो अपना पुराना वाला काम छोड़कर चला गया। तो जैसे मान लीजिए कहीं अगर आप काम कर रहे हैं और उससे ज्यादा पेमेंट अगर दूसरे जगह दे तो आदमी उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह की वहां ज्यादा इनकम आ रहा है, तो उस वजह से ये भी क्या होगा, एनर्जी एक्स्ट्रा लेने की वजह से ये वाला ड्यूटी करना छोड़ देगा और फ्री हो जाएगा। अब जब फ्री हो गया तो फ्री होने के बाद जैसे ही फ्री होगा तो कहां आएगा, इसे एक्सटर्नल, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा और ये सब ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएगा, ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएगा, किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब ये सब जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी कितनी है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो इस 4n से ज्यादा है, क्योंकि 4n वाला क्या कर रहा था, वैलेंसी तैयार कर रहा था, उससे ज्यादा दिए तो वो फ्री हो गया, तो उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा होगा, तो 8n से ज्यादा होगा, ठीक है, कितना ज्यादा होगा, 8n से। तो इसको हम बांट दिए, 4n इधर और 4n इधर कर देते हैं। तो अब हम इसके हर एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी है उसको ड्रॉ करने लगे तो हमें फिर से कुछ का ज्यादा कुछ का कम, और इस तरह से हमें फिर एक पट्टी मिलनी शुरू हो गई, ठीक है, फिर एक पट्टी मिलनी शुरू हो गई। अब जब ये जो पट्टी मिली है, ये फिर से इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैंड। लेकिन ये बैंड, इस बैंड में भी एनर्जी लेवल है, किसका एनर्जी लेवल है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है जो फ्री है। और फ्री होकर वो इलेक्ट्रॉन काम क्या कर रहा है, तो कंडक्शन का काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का काम कर रहा है। तो चूंकि ये कंडक्शन का काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का काम कर रहा है, इस वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉन के से जो बैंड तैयार होगा उस बैंड को क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बना ये समझ में आ गया होगा। एनर्जी लेवल क्या है ये समझ में आ गया होगा। हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, सिंगल एटम में फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही हम उसको क्रिस्टल में सेट करते हैं डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो शेयरिंग करना शुरू हो जाएगा, पोजीशन उसकी चेंज होनी शुरू हो जाएगी।
और जब हम उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट कर देंगे तो वो सब उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, जिससे वो फ्री हो जाएगा और कंडक्शन का काम करने लगेगा। अब ये दो बैंड के बीच में जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी गैप अलग अलग होगा, ठीक है। मेटल के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू कुछ होगी, इंसुलेटर के लिए कुछ होगी और कंडक्टर के लिए कुछ होगी। तो अभी हम लोग एनर्जी गैप के बेसिस पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एनर्जी बैंड, इस एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम लोग ये कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं मेटल के लिए। तो मेटल का अगर ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, मेटल का अगर ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और इसी में, ठीक है, इसी में आ जाएगा आपका ये कंडक्शन बैंड। मतलब कि जो मेटल है वो कंडक्टर क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप है। ये इतना दूर के रेंज में आप देख सकते हैं कि ये दोनों ओवरलैप। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो वैलेंस बैंड है और उसको एनर्जी दे तब वो कंडक्शन वाले में जाएगा। जो वैलेंस है वही कंडक्शन है और इस वाले रेंज का इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का काम करता है। तो ये हमारे पास है कंडक्टर जो मेटल है। उसके बाद अगर हम इंसुलेटर के लिए देखें तो इंसुलेटर के लिए ये इतना वैलेंस बैंड और ये इतना कंडक्शन बैंड, और यहां पर जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का हम लोग इंसुलेटर को दिखा सकते हैं एनर्जी बैंड के डायग्राम से कि वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और इसके पास एनर्जी कितनी, एनर्जी गैप कितना है? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए अगर दिखाएं तो सेमीकंडक्टर के लिए ये अगर वैलेंस बैंड है और ये इसका कंडक्शन बैंड है, तो इसके पास जो एनर्जी गैप होगी, एनर्जी गैप वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर को हम लोग सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी कि कंडक्टर में देखिए ओवरलैप ही है, तो इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है कि हाँ एनर्जी दे तब इलेक्ट्रॉन अपना वो ड्यूटी छोड़े, उसके लिए जरूरत नहीं है। इसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी होगी ताकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तब ये वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर किस में जाए? कंडक्शन वाले में, और तब वो कंडक्टर का काम करे। और वैलेंस बैंड और सेमीकंडक्टर में क्या है? कम है, तो इसको उतना एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देंगे और ये जंप करेगा और ये कंडक्टर का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, किस बेसिस पर? एनर्जी बैंड के बेसिस पर।